नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सभी? सब मस्त मजे में। अपने हौसले को बुलंद रखते हुए हम अपनी तैयारी की राह पे आगे बढ़ेंगे। हिम्मतों से लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी हार नहीं मानना है। मेरे क्लासेस कुछ डिले हो जाते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आगे से आपको चीज़ें प्रॉपर टाइम पे मिलेंगी। थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहती हूँ। बट अब मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, जिससे बहुत जल्दी अच्छी रिकवरी के साथ में आपको शानदार क्लासेस मिलेंगे। अभी जो हमारा टारगेट एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, इसके लिए कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। आई एश्योर यू कि जितना करवाऊंगी उस बेसिस पे आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ चीज़ें करें, है ना। चलिए देखते हैं। हम आज जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा साइंस। ठीक है, ये बना हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। देखिए, साइंस कहीं बदलता नहीं है। आपके ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 में भी साइंस आना है। अगर कुछ लोगों को डाउट ये है, मैं बताती हूँ कि पहले साइंस जो था वो अलग से लिखा हुआ था, बट अब जीके जीएस दो जगह लिखा हुआ है, साइंस स्पेसिफिक कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जब पेपर एनालिसिस किया था तब हमने देखा था कि पिछली बार जीके जीएस उन्होंने लिखा था, लेकिन जीके जीएस के नेम पे उन्होंने सिर्फ जो पूछा था वो था आपका क्या, एमपी जीके। जबकि एमपी जीके अलग है और जीके जीएस अलग है। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एमपी जीके पूछ लिया था इस पूरे पोर्शन में। अगर कोई ये पढ़ के नहीं गया था तो समझ लीजिए उसके 25 नंबर खराब। क्योंकि एमपी जीके एक ऐसा जीके है भाई जिसको आप लॉजिक के बेसिस पे नहीं लगा सकते हो, ये अगर पढ़ा है तो ही आता है। जीके जीएस जो रहता है ये आपने अपनी जनरल लाइफ में उन चीज़ों को फेस किया होता है, उनको जिया होता है, तो आप आंसर कर भी देते हो, है ना। अब हम देखते हैं साइंस के बारे में। तो अभी यहाँ पे दो जगह पर जीके जीएस लिखा मेंशन किया गया है, तो हो सकता है कि वो एक में साइंस पहले जैसा पैटर्न अगर आया तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये जो पार्ट जहाँ भी लिखा है, ठीक है, तो एक पार्ट में वो साइंस दे देंगे 25 मार्क्स का, दूसरे पार्ट में एमपी जीके दे देंगे 25 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने चेंजेस किए तो जीके जीएस में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो जगह पर जीके जीएस उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस आना है। तो 50 मार्क्स की जीके जीएस में आपका साइंस भी आएगा और अदर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, और एमपीजी के भी आने का मतलब अगर उनका मूड है डालने का तो वो बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, हमें सब कवर करना होगा। अब जिसके पास जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी है, जिसका जैसा कॉन्फिडेंस है, वो उस तरीके से अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि मैं साइंस जैसे पिछली बार उन्हें पूछा था, आ, कई लोगों का कहना है कि पिछली बार क्लियर लिखा था साइंस इसलिए पूछा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस बार जीके जीएस तो लिखा है, जीके जीएस में साइंस आता है। ठीक है, तो हमें साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, एमपी जीके पिछली बार कहीं नहीं लिखा था, पिछली बार जो लिखा था वो जीके जीएस था, तो लेकिन उन्होंने 25 नंबर का सीधा एमपी जीके पूछा था, तो हमें एमपी जीके भी कवर करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अच्छे से इसको पढ़ो, और बहुत स्कोरिंग होते हैं ये एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक हैं आपके ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, हम वन लाइनर फॉर्म में करेंगे। ये जो मेरी थोड़ी सी हेल्थ वीकनेस चल रहा है उसकी वजह से जैसे बोलती हूँ तो एक टायर्डनेस जैसा बीच बीच में फील होने लगता है और यॉर्निंग होने लगता है, क्योंकि थकान होती है तो हमें नींद आती है, तो मेरे साथ थोड़ा सा वो होता है। उसकी वजह से आप लोग की क्लास में थोड़ा आप उतना अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे जितनी पहले हो जाती थी क्लासेस। बट उम्मीद करिए कि मैं क्लासेस बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बंद कर दी तो फिर तो मान लीजिए कि सब कुछ वो ज़ीरो हो गया, है ना। ज़ीरो मुझे नहीं करना है और ना आपको करना है अपनी लाइफ में कुछ भी, हमें कोशिश करना है, कोशिश करेंगे। ठीक है, परफेक्शन भले ही नहीं हो पाएगा लेकिन कहीं तो पहुंचेंगे ना। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजी नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे वो जो है वो बस स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसलिए उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए,
मैं नहीं एग्जाम निकाल सकती हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है फुल टाइम, वो 8 घंटे पढ़ रहा है, बट मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं जॉब करता हूँ, तो मैं मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एवरेज निकाल रही हूँ। अगर आप बोलेंगे नहीं स्टूडेंट जॉब वाले भी 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, 3 घंटे निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए 14 घंटे से 15 घंटे भी आराम से पढ़ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोते हैं और पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो 6 घंटे सोए तो बाकी का टाइम पढ़ रहे हैं, अगर वो 8 घंटे भी सो लिए तो भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो एक कंपटीशन है, लेकिन आप कितना एफर्ट्स के साथ में चीज़ों को कर रहे हैं ये आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड की नॉलेज कैसी है, दूसरी चीज़ आप कितना डेडिकेशन से, कितना मोटिवेशन के साथ में चीज़ों को कर रहे हैं, कितना एनालिसिस बेसिस पे क्वेश्चंस तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए एनालिसिस के लिए ही हमने पहले ही जो है PYQ सारे सब्जेक्ट के लगा लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि ये PYQ नहीं लगा है, तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है। ठीक है, एक और नंबर देती हूँ मैं आपको व्हाट्सअप का, 7400586655। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट आपके पास ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सीधा सीधा पढ़ने से, तो आप वो मुझे भेज सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का भेज सकते हैं, है ना। तो उसको हम यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। ये हेपेरिन जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है तो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन इसके साथ क्या है, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जैसे ही हम कहीं कटे और बाहर का एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जैसे ही ये आता है, तो कैल्शियम के साथ मिलकर के जो है ये क्या कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। आगे देखेंगे रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा होती हैं। लिम्फोसाइट मींस आपके WBC। WBC का साइंटिफिक नेम होता है लिम्फोसाइट। तो जो ब्लड है, ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? ठीक है, तो वो WBC बनाते हैं। WBC को हमारी बॉडी का क्या भी कहा जाता है, आपका इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका WBC। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। आगे देखेंगे इनका फुल फॉर्म, अगर WBC का देखेंगे तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है? थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स? थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आयोडीन युक्त है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है। WBC का जो डायमीटर है, रेडियस है, वो कितना है? वो 007 mm है। WBC का व्यास होता है, कितना होता है? 007 mm होता है WBC का व्यास। अगला देखेंगे, अपोहन बायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये वृक्क या किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन या बायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस, सॉरी ये जो है डायलिसिस है, मिसप्रिंट हो गया है। डायलिसिस का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं? जब किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके काम को डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो स्वेदन है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के रेगुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और श्वेतन का मतलब होता है स्वेटिंग, जो हमारी बॉडी से पसीना आता है। तो क्वेश्चन ये है कि पसीना आना क्यों जरूरी है? अगर पसीना नहीं आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि बॉडी पे जब पसीना आ जाता है तो बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी कूल हो जाती है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये होता है गर्भाशय में। एमनियो
एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग के बारे में। एमनियोसेंटोसिस किसके बारे में बताता है फ्रेंड्स? ये भ्रूण का क्या लिंक है इसके बारे में जानकारी देता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क या किडनी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। जो ब्लड प्रेशर है ये कौन कंट्रोल करता है? ये जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये जैसे आपकी किडनी है तो इसी के ऊपर छोटा सा ऐसे बैठा रहता है एड्रिनल ग्लैंड, जो क्या करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में स्त्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि में जीवन रक्षक हार्मोन स्त्रावित होते हैं। इसमें होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हार्ट बीट वगैरह एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, किसी कुत्ते को देखकर हम एकदम से घबरा जाते हैं, लाइक हमें काट ना ले, या फिर मान लीजिए किसी भी चीज़ को जब हम देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है हमारा एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है कि बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। जीवन रक्षक हार्मोन जिस किस ग्रंथि से स्रावित होता है फ्रेंड्स? ये होता है एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन जो है ये जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ होता है तो एड्रिनल हार्मोन के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि हार्ट की पंपिंग हो सके, ब्लड का फ्लो तेज हो सके और उस पर्सन की लाइफ को बचाया जा सके। बहुत इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इससे 14 प्लस एंजाइम्स रिलीज होते हैं। किससे? पीयूष ग्रंथि से कितने एंजाइम्स रिलीज होते हैं? 14 प्लस एंजाइम्स रिलीज होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारी कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला देखेंगे गर्भाशय में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। शिशु के विकास की जानकारी हेतु गर्भाशय में किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, सभी को पता है ये चीज। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? दैट इज बीजांड सन। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो लाइक बीजांडसन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं तो उनका भी एम्ब्रियो होता है। ठीक है, और वहां पर ये एम्ब्रियो को ही बोलते हैं बीजांडसन। ठीक है, यहाँ पर जो है भ्रूण यानी कि जो है आपके भ्रूण मीन्स जाइगोट। ठीक है, मतलब जिससे नए जीव का विकास होता है उसकी इनिशियल स्टेज को कहा जाता है भ्रूण। उसके विकास के लिए जो है आपका किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, यहाँ एम्ब्रियो होता है और यहाँ से जाती है आपकी पाइप्स जो सब कुछ सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहीं से स्पर्म एंटर करता है। आगे बढ़ेंगे हम। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबैक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबैक्टॉमी और पुरुष की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टॉमी। ठीक है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। गाय भैंस हो या कोई महिला हो, किसी के भी स्तन में दुग्ध उत्पादन के लिए उतारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका ऑक्सीटोसिन होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH हार्मोन।
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए जो आपका हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और इसको भी कौन कंट्रोल करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें तांबा धातु होती है। कौन सी धातु होती है फ्रेंड्स? मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त के कितना होता है? ये होता है 5 ग्राम। जो एक एडल्ट मेल होता है उसमें जो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है पर 100 ml ब्लड के, वो कितनी होती है? 100 ml ब्लड में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसमें जो अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? 5 ग्राम होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसे फ़ारेनहाइट और उसमें देखते हैं तो वो अलग मेजरमेंट होता है जो थर्मामीटर डॉक्टर यूज़ करते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? दैट इज इन रक्तचाप जमाव। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रम में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये रक्त जमाव के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन बॉडी के अंदर रहता है, जब बॉडी को कहीं कटता है, ठीक है, तो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है आउटर एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ये आउटर एयर के कांटेक्ट में आने से तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अपटू या थायराइड ग्लैंड। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे शरीर की सबसे बड़ी, तो कौन सी आएगी? थायराइड ग्लैंड आएगी। ठीक है, वैसे अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो है वो हमारी लीवर। लेकिन अगर अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वो है आपकी थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। लड़ो उड़ो अभी आपको बताया था, किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी एड्रेनल ग्लैंड बैठी रहती है, उन्हीं के ऊपर ये हार्मोन पाया जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या हार्मोन? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कुल कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य में? 206। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 प्लस होती है और ये 7 से 8 वर्ष की उम्र तक आते आते हड्डियां रह जाती हैं, उनमें भी 206। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं पसलियों के मनुष्य के शरीर में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। सबसे ज्यादा मजबूत अस्थि जो है शरीर की वो कहाँ पाई जाती है? वो जबड़े में पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। वैसे सभी हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है, लेकिन ये जो हड्डी है पैर की ये खोखली होती है, इसलिए कहा जाता है कि बोन मैरो इसमें पाया जाता है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। इजीली याद हो जाएगा, टी से टांग और टी से टीबिया और टी से टांग। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है?
जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसका नाम होता है फीमर। ठीक है, सबसे और ये खोखली होती है, तो इसमें बोन मैरो होता है। बोन मैरो में ही जो है आपके ब्लड बनता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एथलीट को जल्दी ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। एंजाइम मूल रूप में क्या है? एंजाइम मूल रूप में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम मूल रूप में? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम एक तरीके के कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को, प्रोसेस को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन है? वो है आपका एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, और फ्रक्टोज ही जो है आपकी फलों में पाई जाने वाली शर्करा भी होती है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज, इसीलिए आपने ऐड में देखा होगा ग्लूकोज पीते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। ये जो मैं आपको वीडियो में पढ़ाते हुए फील हो रहा होगा कि सोई सोई सी पढ़ा रही हूँ या होश में नहीं पढ़ा रही हूँ, बुक रीडिंग कर रही हूँ, ये सब थोड़ा सा मुझे अभी हेल्थ इशू की वजह से हो रहा है। मैं अपना फुल अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, तो कई बार पढ़ ले रही हूँ बट माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है कि मुझे इसमें से क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना है। कई बार पढ़ने में बीच में एकदम से ब्लैंक हो जा रही हूँ, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। आई होप यू विल कोऑपरेट। बट मैं क्लासेस अब रोकना नहीं चाहती, इसीलिए बस क्लासेस ले रही हूँ, ताकि एक मुझे पता चले कि मेरे को अभी कितना और अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। क्लासेस रोकूंगी तो कब कितना टाइम निकल जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन में। ठीक है, ग्लाइकोजेन में क्या होता है? मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके जैसे क्या होता है, हमने फूड लिया और फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज को जो है आपका इंसुलिन इसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है, जैसे हम फास्ट रहते हैं या हमारी बॉडी को जब फूड की ज़रूरत होती है, तब ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में मदद करता है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो उनमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ही रहता है, वो क्या नहीं बन पाता? ग्लाइकोजन नहीं बन पाता। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड शुगर हो गया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर नहीं हो पा रहा है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो शाकाहारी का मेन प्रोटीन होता है दाल। इसीलिए जो गरीबों का मांस दाल को कहा जाता है, शाकाहारी का मांस भी दाल को कहा जाता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है क्या? सोयाबीन। प्रोटीन का प्रोटीन जो सोयाबीन होता है, इसमें नियर बाय 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। कहाँ जमा होता है मानव शरीर में वसा? वसा ऊतक में, जो फैट टिश्यूज होते हैं वहाँ जमा होता है। अगला देखेंगे हम, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है क्या? कैल्शियम। ठीक है,
जो हड्डियां हैं और उपास्थियां होती हैं, इनके निर्माण और संपोषण के लिए क्या ज़रूरी होता है? कैल्शियम ज़रूरी होता है, सभी को पता है। उपास्थियां क्या होती हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपका कान है, आपकी नाक है, आपका ट्रेकिया है, इन सब में हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे आपका कान में जो हड्डी है इतनी सॉफ्ट है कि आप उन्हें मोड़ सकते हो। नाक के अंदर भी अंदर वाली पार्ट में इतनी सॉफ्ट हड्डी होती है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना। तो ये जो हड्डियां होती हैं, सॉफ्ट वाली जो बोन्स होती हैं, इन्हें उपास्थि कहा जाता है। फिर देखते हैं हम दाश काशिका अरक्तता रोग किसकी अप सामान्यता के कारण होता है? तो ये लाल रुधिर कोशिकाओं के कारण होता है। द्राश्य काशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो ये आरबीसीज के कारण होता है।